आज हम यूरोप में 1830 एवं 1848 की क्रांतियाँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूरोप में 1830 और 1848 की क्रांति की क्या पृष्ठभूमि रही, इन क्रांतियों के क्या परिणाम निकले और क्रांति का अन्य देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। क्रांति का जो मेन रीजन्स होता है या कारण होता है वह होता है कि जब जनता की आवाज़ दबाई जाए या शासक पर का अत्याचार बढ़े या गलत निर्णय लिए जाएं, तो ऐसे समय में जनता नाराज होकर क्रांति करती है। ऐसा ही हमें 1830 और 1848 में देखने को मिलता है। फ्रांस में किस प्रकार से उथल पुथल होती है और फ्रांस में लुई 16वें के बाद लुई 18वें का शासन, चार्ल्स 10 और इस प्रकार से जो क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले, क्रांति असफल क्यों रही, इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति। तो सन 1815 से 1830 का युग रूढ़िवादिता का युग था, यानी पुरानी विचारपंथी विचारधारा और एक तरह से नवीन प्रगतिशील विचारों का जो विचार थे उनको दबाया जा रहा था। इंग्लैंड में पुनः बूर्बो वंश की स्थापना हुई। बूर्बो वंश में यानी इंग्लैंड में पुनः इस वंश की स्थापना होती है। फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वें के स्थान पर उसके भाई लुई 18वें को गद्दी पर बिठाया गया। उसकी उम्र उस समय 60 वर्ष की थी, 60 years old। वह कट्टर रूढ़िवादी तथा क्रांति जनित विचारों का विरोधी था। मतलब लुई 18वां था, वो ये नहीं चाहता कि एक नवीन विचारधारा का उदय हो या जो लोग मांग कर रहे हैं उनको पूरा किया जाए। वह एक तरह से रूढ़िवादी सिस्टम को ही ज़्यादा उचित मानता था और उसके अंदर निरंकुश प्रवृत्ति भी थी। किंतु जनता शासन व्यवस्था से नाराज थी। अब जनता का शासन व्यवस्था से नाराज होने का कारण यही था कि लुई 18वें के जो भी निर्णय होते थे वो जनता के अनुसार नहीं होते थे, जिसके कारण शासन व्यवस्था से जनता नाराज और लुई 18वां बदले की भावना से दूर रहकर आज्ञा पत्र के अनुसार शांतिपूर्वक शासन करना चाहता था। तो लुई 18वां ये भी चाहता था कि जनता उसको डायरेक्ट मतलब उसका विरोध न करे, इसलिए उसने आज्ञा पत्रों के माध्यम से अपनी मतलब जो भी उसके विचार थे उसको रखा और जिससे कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रही। लेकिन फ्रांस में अनेक राजनीतिक दल बन चुके थे जो लुई 18वें की गलतियों को उजागर करने में लग पड़े, क्योंकि लुई 18वां विचारों से इतना उदार नहीं था जिससे कि जनता संतुष्ट हो सके। अब कौन कौन से फ्रांस में राजनीतिक दल जो उदय होता है या राजनीतिक दल बने उनका विवरण देखेंगे। फ्रांस में राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल में कट्टर राजसत्तावादी दल नंबर 1, उदार राजसत्तावादी दल नंबर 2, उदारवादी दल नंबर 3, प्रजातंत्रवादी दल नंबर 4 और नंबर 5 बोनापार्टिस्ट दल। बोनापार्टिस्ट दल तो पहला था कट्टर राजसत्तावादी दल। इस दल में सामंत व पादरी थे। सामंत वर्ग के लोग और पादरी जो धार्मिक से ज़्यादा संबंध रखते धर्म से। काउंट आर्थुआ इस दल का नेतृत्व कर रहा था। काउंट आर्थुआ जो बाद में जाकर काफी प्रभावशील बन जाता है। तो इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? कट्टर राजसत्तावादी दल का नेतृत्व काउंट आर्थुआ का। काउंट आर्थुआ राजसत्तावादी दल, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि कट्टर राजसत्ता मतलब जनतंत्र का एक तरह से विरोधी। नंबर 2 उदार राजसत्तावादी दल। इस दल में कुलीन सामंत एवं पादरी वर्ग के लोग थे।
प्रजातंत्र एवं राजतंत्र के सिद्धांतों का सामंजस्य इस दल के लोगों ने किया। मतलब प्रजातंत्र और राजतंत्र का दोनों का कॉम्बिनेशन इस दल के लोगों ने किया। कुलीन और सामंत और पादरी वर्ग के लोग भी इतने उदार तो नहीं थे, इससे किसान वर्ग ज़्यादा परेशान था। उदारवादी दल, इस दल की मान्यता थी कि शासन की स्थिरता के लिए सम्राट का पद आवश्यक है। ये उदारवादी दल मानता था कि शासन में अगर स्टेबिलिटी लानी है यानी स्थिरता लानी है तो सम्राट का पद आवश्यक है। नंबर 4, प्रजातंत्रवादी दल। यह दल नेपोलियन और बूरो वंश का विरोधी था। यह दल किसका? नेपोलियन और बूरो वंश का विरोधी यूं था कि प्रजातंत्र के ठीक उलट बूरो वंश और नेपोलियन, क्योंकि ये निरंकुश दैवी सिद्धांत को मानने वाले। तो इस प्रकार यह फ्रांस में प्रजातंत्र स्थापित करना मतलब प्रजातंत्रवादी जो दल था वो फ्रांस में क्या स्थापित करना चाहता था? प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता था, जबकि नेपोलियन बूर्बो इसके तरह से विरोधी। इसके बाद बोनापार्टिस्ट दल। इस दल में अधिकांश सिपाही सोल्जर तथा ऐसे लोग थे जो नेपोलियन के कार्यों से बड़े प्रभावित थे। तो हमने देखा 5 दलों का उदय, ये दल बन जाते हैं। कट्टर राजसत्तावादी दल, उदार सत्तावादी दल, उदारवादी दल, प्रजातंत्रवादी दल और बोनापार्टिस्ट दल। फ्रांस में श्वेत आतंक। फ्रांस में श्वेत आतंक क्या था? कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों पर हमले किए। इस हिंसात्मक उथल पुथल को श्वेत आतंक कहते हैं और ऐसा लग रहा था कि कहीं फ्रांस 2 भागों में न बट जाए। कैथोलिकों प्रोटेस्टेंटों में सदैव से झगड़ा रहा है। तो कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंटों में जब हमले किए तो इससे जो श्वेत लोग थे उन्होंने अश्वेत लोगों पर इतना जबरदस्त प्रभाव बनाया कि इस उथल पुथल से ऐसा लगने लगा कि फ्रांस के 2 भागों में ना बट जाए और इसको प्रोटेस्टेंटों पर हमले किए। इस हिंसात्मक उथल पुथल को ही श्वेत आतंक के नाम से जाना जाता है, यानी टेरर की भावना। 4 दशक का शासनकाल 1824 से 30। लुई 18वें की मृत्यु के बाद, जब लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है तो उसका भाई काउंट आर्थुआ जो 4 दशक के नाम से क्या बनता है? 4 दशक के नाम से गद्दी पर बैठता है। वह कट्टर राज सत्तावादी दल का प्रधान था। मतलब कट्टर राज सत्तावादी जो इसका दल भी था, कट्टर राज सत्तावादी दल का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट आर्थुआ। और यहाँ पर वह क्या गद्दी पर बैठ जाता है। क्रांति का कट्टर विरोधी भी था। वह नहीं चाहता था कि जनता की आवाज़ को सुना जाए, जनता की मांगों को माना जाए या जनता के हिसाब से ही कार्य किया जाए। इसका वह घोर विरोधी था। सम्राट जो था वो देवी सिद्धांत यानी देवी अधिकारों में विश्वास करता था। उसका मानना था कि राजा ईश्वर का अवतार है और प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। प्रजा की इच्छाओं का पालन या इच्छाओं की पूर्ति राजा करे न करे ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये देवी सिद्धांत अधिकारों का समर्थक। 4 दशकों की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण उदारवादियों का विरोध बढ़ता जा रहा था। तो प्रतिक्रियावादी जैसे कि हमने मिटेलमेन की प्रतिक्रियावादी नीति को देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 दशक की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसके कारण उदारवादियों में जो था रोष व्याप्त हो गया था और वो विरोधी के स्वर उनके तेज होते गए। इसके बाद हम देखते हैं सेंट क्लूड के अध्यादेश। तो सेंट क्लूड के अध्यादेश विरोधियों का मुकाबला करने के लिए तथा उनका प्रभाव नष्ट करने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स ने क्या किया? सेंट क्लूड नामक स्थान से 4 अध्यादेश जारी किए। नंबर 1, समाचार
पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। तो चार्ल्स मानता था कि यदि समाचार पत्रों पर ही लगाम लगा दी जाए तो इससे जनता की आवाज़ दबा दी जाए और जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां जो खड़ी हो रही हैं उनको वो प्रकाश में नहीं आ पाएंगी, इसीलिए समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी। यदि कोई समाचार पत्र आज्ञा की अवहेलना करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, नवनिर्वाचित सदन को भंग कर दिया गया, जिससे कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो आगे ही नहीं आ सके और किसी प्रकार का विरोध ही नहीं हो। नंबर 3, नए कानून के अंतर्गत सितंबर में नए चुनाव कराने की घोषणा की गई। मतलब नए कानून के अंतर्गत सितंबर में नए चुनाव कराने की घोषणा की गई और जुलाई 1830 की क्रांति, इसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति। तो सेंट क्लूज से जो अध्यादेश जनता के लिए चुनौती बन के सामने आया। सर्वप्रथम समाचार पत्रों की ओर से थियर्स समाचार पत्रों में प्रतिबंध लगाया गया तो उसकी तरफ से थियर्स ने इन अध्यादेशों के विरुद्ध जनता को सशस्त्र विद्रोह करने का आह्वान किया और 27 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस की जनता जो थी उमड़ पड़ी। तो जुलाई 1830 की क्रांति का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने यूरोप के विभिन्न राज्यों पर भी प्रभाव छोड़ा। जुलाई क्रांति का महत्व, इस क्रांति के बाद बूर्बो वंश की सत्ता समाप्त हो गई। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये निकला कि बूर्बो वंश जो था उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है, उसके स्थान पर अर्लिया वंश को स्थापित किया गया। मतलब बूर्बो वंश के स्थान पर कौन, अर्लिया वंश, अर्लिया डायनेस्टी। यूरोपीय राज्यों पर 1830 की क्रांति का प्रभाव, तो कहाँ पर प्रभाव पड़ा यूरोपीय राज्यों पर, जिसमें बेल्जियम की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, इटली की क्रांति, पोलैंड की क्रांति और इंग्लैंड पर प्रभाव। तो 1830 की क्रांति का बेल्जियम, जर्मनी, इटली और पोलैंड की क्रांति में भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि अब जो पढ़ी लिखी जो जनता थी वो ये अच्छी प्रकार से समझ रही थी कि बिना विरोध के, बिना अपनी मांगों को मनवाए शासन में सुधार संभव नहीं है। और यहाँ पर जब बूर्बो वंश का अंत हो जाता है, सत्ता समाप्त हो जाती है, तो अर्लिया वंश स्थापित होता है, तो इन देशों में भी एक नई लहर पैदा होती है। इसका लुई फिलिप का शासन तथा 1848 की क्रांति। लुई फिलिप 1830 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप फ्रांस का शासक बनता है। उस समय उसकी उम्र 57 वर्ष थी। उसने अपने शासनकाल के दौरान सभी को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। मतलब उसके पूर्व की दशा को देखते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि सभी को संतुष्ट रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे उसका विरोध नहीं होगा। यानी तटस्थता की नीति अपनाई एक तरह से। उसकी कठिनाइयाँ गृह तथा विदेश नीति की दुर्बलताएं अंत में पतन का कारण बनी। तो लुई फिलिप ने हालांकि सभी को संतुष्ट करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसकी गृह और विदेश नीति में बहुत सारी दुर्बलताएं थी जो उसके बाद पतन का कारण बनती हैं, क्योंकि जो उसके विरोधी थे वो उसकी कमियों को आगे निकालकर लाते गए। लुई फिलिप की कठिनाइयाँ, उसका निर्वाचन, जो लुई फिलिप का निर्वाचन था वो जनता द्वारा नहीं हुआ था और जनता उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, बल्कि निम्न सदन द्वारा इसका चुनाव हुआ, निम्न सदन द्वारा, और कोई राय भी नहीं दी गई थी इसके संबंध में। लुई फिलिप के संबंध में सभी राजनीतिक उससे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि राजनीतिक दल लुई फिलिप की कमजोरियों को जानते थे। लुई फिलिप जो वो सबको संतुष्ट करने में लगा हुआ था, और ये इसका चुनाव जो है वो इसका निर्णय लिया था वो निम्न सदन द्वारा, और जनता इसके निर्वाचन भाग नहीं थे, जनता इससे नाराज थी। यही लुई फिलिप के लिए कठिनाइयाँ आगे समस्या बनती गई, क्योंकि जो विरोधी थे वो लुई फिलिप के विरुद्ध सारी
कमियों को निकालकर जनता के सामने लाते गए और जनता लुई फिलिप की विरोधी होती गई। लुई फिलिप की मध्यम मार्गी नीति। अब लुई फिलिप ने जब देखा कि वह विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है तो उसने क्या, लुई फिलिप ने प्रगतिवादी व रूढ़िवादी दोनों विचारधाराओं के मध्य न्याय संगत मध्यम मार्गी नीति अपनाई। ठीक है, इसमें उसने ये सोचा कि एक विचारधारा को पकड़कर तो विरोध होगा ही, प्रगतिवादी को पकड़े या रूढ़िवादी, तो उसने उन दोनों के मध्य की न्याय संगत मध्यम मार्गी नीति अपनाई, जिसे स्वर्णिम मध्यम मार्गी नीति भी कहा जाता है। स्वर्णिम मध्यम मार्गी नीति कहा जाता है, जिससे कुछ समय के लिए तो ये समस्या का समाधान हो गया, लेकिन स्थायी नहीं था। लुई फिलिप की गृह नीति। लुई फिलिप ने अपनी आंतरिक नीति में औद्योगिक और सामाजिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। तो लुई फिलिप ने यूं दिया क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो जनता की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और राज्य की आय में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और सामाजिक जो की समस्याएं हैं, जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो समाज की बहुत सारी समस्याओं में भी सुधार होगा। इस ओर विशेष ध्यान दी गई थी। ब्रिटेन से मशीनें मंगवाई गई और इसके अतिरिक्त उसने सड़कों का जाल बिछाने का निर्णय लिया, रेल लाइनें बिछाई गई और जो भी जनता की समस्याएं थी उसको दूर करने का उसने प्रयत्न किया। इसके बाद लुई फिलिप की विदेश नीति। ब्रिटेन के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि वह मानता था कि ब्रिटेन उसके फेवर में यानी पक्ष में, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी हो रखी और ब्रिटेन से पूरा सहयोग मिलने की आशा भी थी, क्योंकि रूस और ऑस्ट्रिया को फ्रांस के राजतंत्र में विश्वास नहीं था। रूस और ऑस्ट्रिया जो थे वो फ्रांस के राजतंत्र से असंतुष्ट थे, इसीलिए इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा झुकाव लुई फिलिप का दिखाई देता है। किंतु लुई फिलिप में नेपोलियन की भांति योग्यता नहीं थी। मतलब लुई फिलिप ने अपनी समझदारी से काम तो लिया, लेकिन उसके अंदर नेपोलियन की तरह योग्यता उसके अंदर विद्यमान नहीं थी, जिसके कारण वह समस्याओं को सही प्रकार से सुलझा नहीं पाया। फरवरी 1848 की क्रांति, लुई फिलिप का पतन। सुधार सहभोज। ये सुधार सहभोज के माध्यम से लुई फिलिप ने बहुत नियंत्रण लगाने का प्रयास किया कि समस्याओं का किसी प्रकार से निपटारा किया जाए, लेकिन सुधार सहभोज से एक नेगेटिव इफेक्ट इसके लिए सामने आया कि इससे विद्यार्थी और मजदूर और किसान को एकजुट होने का मौका मिला, जो उसके लिए बाद में एक पतन का कारण बनता है और इससे जुलूस इकट्ठे होने लगे, लोग भीड़ के रूप में जुटने लगे और इस प्रकार बाद में सुधार सहभोज बंद भी किए गए, लेकिन इससे जनता में एक नवीन जागृति पहले ही आ चुकी, तो जनता ने उसको एक तरह से उसका विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोप के इतिहास में सन 1848 ईस्वी क्रांति का वर्ष माना जाता है। तो यूरोप के इतिहास में जो 1848 का वर्ष है वो क्रांति के वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्रांतियों की असफलता के कारण। अब ये देखेंगे कि क्रांति हमने 1830 और 1848 की जो क्रांति हुई उसमें लुई फिलिप, काउंट आर्थुआ, चार्ल्स दसम और लुई 18वां, लेकिन इन क्रांतियों की असफलता के क्या रीजन्स थे, क्यों ये क्रांति असफल रही? तो क्रांति के उद्देश्यों में भिन्नता। पहला जो क्रांति का असफलता कारण था कि क्रांतिकारी जो थे वो किसी एक उद्देश्य को लेकर आगे नहीं चल रहे थे, उनके अपने अपने अलग अलग स्वार्थ थे, निजी स्वार्थ थे, जिसके कारण उनके उद्देश्यों में भिन्नता थी और ये भिन्नता क्रांति की असफलता का कारण बना। अगर एक ही उद्देश्य होता तो क्रांतिकारियों को सफलता प्राप्त होती। क्रांतिकारियों को नगरों तक सीमित रहना। अब ये क्रांति जो फैली वो नगरों तक ही सीमित रही, इनका ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव नहीं था, जिसके कारण जो किसान, मजदूर, श्रमिक थे वो इन क्रांतियों से दूर रहे। इसमें नगरों की जनता ही सम्मिलित हुई, जिनका प्रभाव अधिक नहीं
नहीं हो पाया और ये क्रांति असफल हुई। क्रांतिकारियों में एकता का अभाव। अब क्रांतिकारी जो भी थे वो लोभ में आकर, धन के लालच में आकर अपनी बातों को बदल देते थे, या क्रांति की जो आग भड़क रही थी उसको ही मतलब ठंडा करने का काम करते, और अपने किसी विशेष उद्देश्य को न लेकर अपने निजी स्वार्थ को महत्व दे रहे थे, जिससे कि क्रांतिकारियों में परस्पर एकता का अभाव बढ़ता गया और ये क्रांति असफल हुई। क्रांतिकारियों में अनुभवहीनता। बहुत से क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले कभी ऐसी क्रांतियों में भाग नहीं लिया, या फिर क्रांति का उन्हें विशेष अनुभव नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि किस प्रकार से अपनी बातों को मनवाया जाए, अपनी बातों को किस प्रकार से रखा जाए, और गलत उनके निर्णय क्रांतियों को असफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विभिन्न जातियों में द्वेष की भावना। अब विभिन्न जातियाँ क्रांति में तो शामिल थी, लेकिन उनके पारस्परिक मतभेद उनको एक बनाए रखने में कारगर सिद्ध नहीं हुए, और लोगों के आपसी मतभेद और उनके द्वेष की भावना जो जातियों के बीच में मध्य में थी, वो भी क्रांतियों को असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्रांति के क्या परिणाम निकले, मतलब क्रांति असफल भी हुई, लेकिन इसके कुछ लाभप्रद परिणाम भी निकले, जैसे कि अनेक राज्यों में सामंतवाद समाप्त हुआ। सामंतवाद के अत्याचार से जो कि किसान मजदूर काफ़ी परेशान थे और इनकी मनमानी से लोग काफ़ी कष्ट झेल रहे थे, लेकिन क्रांति से सामंतवाद अनेक राज्यों में समाप्त होता है। ये जनता के लिए एक सुखद घटना मानी जा सकती है। आर्थिक परिवर्तन हुए। आर्थिक रूप से देखा जाए तो उद्योगों में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, वाणिज्य में वृद्धि हुई, जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लोगों को पर्याप्त आय होने की राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। तो ये नेक्स्ट गुड इफेक्ट जन समूह युग आरंभ हुआ। अब लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे थे इन क्रांतियों के माध्यम से कि एकजुट होकर यदि किसी बात को रखा जाए प्रशासन के सामने, तो प्रशासन उसको मानने के लिए तैयार होता है, ना कि व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए जन समूह युग इस समय आरंभ होता है और लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर विरोध करने के लिए आगे आते हैं। निरंकुश शासकों की नींव हिल गई। इन क्रांतियों से निरंकुश जो शासक थे, जो कट्टरवादी थे, राजसत्तावादी थे, जो देवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे, उनको गहरा आघात लगा। उनको ये समझ में आ गया कि ज़्यादा समय तक जनता को गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है, या अपनी नीतियों को थोपना भी संभव नहीं है। इस क्रांति का एक अच्छा गुड इफेक्ट ये रहा, किसानों को कुलीनों के अत्याचारों से मुक्ति मिली। कुलीन वर्ग से किसान ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो मनमाने ढंग से फसलों से कर वसूलते, किसानों का शोषण करते, किसानों की जो फसल है वो मनमाने दाम पर खरीदते, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सदैव दयनीय बनी रहती। अतः इस क्रांति से जो कुलीन वर्ग था वो भी सचेत हुआ और किसानों को कुलीनों के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त हुई। तो आज हमने इस वीडियो में यूरोप में 1830 में 1848 की क्रांति में, फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति, इसके बाद फ्रांस में राजनीतिक दल हमने देखे, इसका फ्रांस में श्वेत आतंक, 4 दशक का शासनकाल, सेंट क्लूड के अध्यादेश, जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई क्रांति का महत्व, यूरोपीय राज्यों पर 1830 की क्रांति का प्रभाव, बेल्जियम क्रांति, जर्मनी क्रांति, इटली क्रांति, पोलैंड क्रांति, इंग्लैंड पर प्रभाव, लुई फिलिप का शासन तथा 1848 क्रांति 1848 की। इसके बाद लुई फिलिप की कठिनाइयाँ, लुई फिलिप की मध्यम मार्गी नीति, लुई फिलिप की गृह नीति, लुई फिलिप की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, फरवरी 1848 की क्रांति, लुई फिलिप का पतन, क्रांतियों के सफलता के कारण हमने देखा, क्रांतिकारियों के उद्देश्यों में भिन्नता, क्रांतियों का नगरों तक सीमित रहना और क्रांतिकारियों में एकता का अभाव, क्रांतिकारियों में अनुभवहीनता, विभिन्न जातियों में द्वेष की भावना। क्रांति के परिणाम हमने देखा, अनेक राज्यों में सामंतवाद समाप्त हुआ,
आर्थिक परिवर्तन हुए। नंबर 2, जन समूह युग आरंभ हुआ, निरंकुश शासकों की नींव हिल गई और किसानों को कुलीन के अत्याचार से मुक्ति मिली। तो आज हमने 1830-1848 की क्रांति, उसके प्रभाव, परिणाम, सफलता के कारण को विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट विषय को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। ओके।